रेशमा एक गांव की लड़की है। वो दिखने में तो सुंदर है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मूछें हैं, एकदम हल्की सी। लेकिन एक गोरी लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी भी मूछें बहुत ज्यादा लगती हैं। इसे लेकर रेशमा और उसके माता पिता बहुत परेशान हैं। सुनिए जी, आपको अपनी बेटी की चिंता है कि नहीं? ऐसी मूछों के साथ उसकी शादी कैसे होगी? मुझे भी बहुत चिंता है हमारी बेटी की। उसकी मूछों का कुछ करना पड़ेगा। रेशमा के पिता उसे लेकर मूछों के डॉक्टर के पास जाते हैं। मूछों के डॉक्टर ये देखकर कहते हैं, देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इतनी सी मूछों से कुछ नहीं होता। लेकिन गांव गलियों में ये बहुत बड़ी चीज है। रेशमा जब गांव के रास्ते से चलती है, तब गांव के लड़के उसे चिढ़ाते हैं। वो देख, मूछों वाली औरत जा रही है। कभी किसी औरत की मूछें देखी हैं? सिर्फ रेशमा की देखी हैं। रेशमा को बुरा लगता है और वो उस लड़के को भगा देती है। भाग यहाँ से, कुछ काम धाम तो है नहीं, चल भाग। उधर रेशमा के लिए एक रिश्ता आता है, लेकिन रेशमा जब उन लोगों के सामने जाती है तब वो रेशमा की मूछें देखकर भाग जाते हैं। रेशमा को बहुत बुरा लगता है। रेशमा से कॉलेज में भी कोई बात नहीं करता, सभी उससे दूर दूर रहते हैं। उसकी बस एक सहेली है। वो कहती है, रेशमा तू अपनी मूछें मेकअप के सहारे छुपा ले। रेशमा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो मेकअप के सहारे मूछें छुपा लेती है। कुछ दिन बाद रेशमा के लिए और एक रिश्ता आता है और वो लोग उसे पसंद कर लेते हैं। उन लोगों को रेशमा की मूछों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ दिनों के अंदर रेशमा की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। ससुराल जाकर सभी की तरह वो भी घर के कामों में उलझ जाती है। रेशमा की वो सहेली एक दिन रेशमा से मिलने उसके ससुराल जाती है और पूछती है, सब कुछ ठीक तो है ना? उन लोगों को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं नहीं, कुछ पता नहीं चला। लेकिन कैसे? पूरा दिन मेकअप में घूमती है क्या? हाँ, और क्या करूं? सुबह मैं सबसे पहले उठती हूँ और मेकअप लगा लेती हूँ और पूरा दिन मेकअप में ही रहती हूँ। किसी को डाउट तक नहीं हुआ। उसके कुछ दिनों बाद घर पर मेहमान आते हैं। रेशमा मेहमानों के लिए खाना बनाती है और उन लोगों को खाना सर्व करती है, लेकिन सर्व करते समय खाना छिटक कर उसके चेहरे पर लग जाता है। रेशमा की सास शकुंतला कहती है, अरे ये क्या हो गया? बहू, अभी जाकर मुंह धो लो। चलो चलो, मैं तुम्हें बाथरूम में ले चलती हूँ। रेशमा घबरा जाती है। सास के सामने मुंह धोने से उसकी मूछें दिख जाएंगी। वो घबरा कर कहती है, नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ करेंगी? मैं खुद जाकर धो लेती हूँ। उसकी सास मान जाती है और रेशमा अकेली बाथरूम जाकर मुंह धोती है और फिर से मेकअप कर लेती है। वो अपने मन ही मन में कहती है, आज तो बाल बाल बच गई, लेकिन आगे से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उसी दिन शाम को रेशमा का पति निखिल हनीमून के 2 टिकट लेकर आता है। रेशमा, हम दोनों घूमने जाएंगे। गोवा जाएंगे हम घूमने। निखिल को समुंदर बहुत पसंद है, इसलिए उसने गोवा जाने का फैसला किया है। लेकिन रेशमा चिंता में पड़ जाती है। गोवा में जाने से समुंदर में नहाना पड़ेगा, अगर तब मेरी मूछें दिख गई तो? ये सोचकर रेशमा जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन निखिल जिद पकड़ लेता है और दोनों गोवा चले जाते हैं। पहले ही दिन निखिल रेशमा को लेकर समंदर में नहाने जाता है। समंदर के पानी में रेशमा का मेकअप धुल जाता है। रेशमा बहुत संकट में पड़ जाती है, लेकिन वो अक्लमंदी से चेहरे पर रेत मल लेती है, जिससे उसकी मूछें छुप जाएं। चेहरे पर रेत देखकर निखिल हंसने लगता है। ये क्या किया तुमने? वो असल में बहुत धूप है ना, इसलिए मैंने रेत मल ली ताकि धूप से काली ना पड़ जाऊं। ऐसे इस बार भी रेशमा बच जाती है। वो दोनों घर लौट आते हैं, लेकिन रेशमा हमेशा डर डर कर जीने लगती है। वो अकेली बैठकर रोती है, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है मेरी? ऐसे डर डर के कोई रह सकता है क्या? रेशमा रोती रहती है। आखिर कब तक वो अपनी मूछें छुपा सकती है? और कुछ ही दिनों बाद वही होता है जिसका उसे डर था। रेशमा सो रही होती है और किसी कारण से पंखा बंद हो जाता है। रेशमा को गर्मी होने लगती है और पसीने से उसके चेहरे का मेकअप खराब हो जाता है और उसकी कुछ मूछें दिखने लगती हैं। और तभी निखिल कमरे से चला आता है और ये देख लेता है। पहले तो ये देखकर निखिल डर जाता है। अरे अरे, ये क्या है? तुम कौन हो? कौन हो तुम? रेशमा की नींद टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी मूछें दिख गई हैं। वो घबरा कर कहती है, मैं हूँ जी, मैं आपकी बीवी। नहीं नहीं, तुम मेरी बीवी नहीं हो सकती। मेरी बीवी की मूछें नहीं है। ये बात निखिल अपनी माँ को बता देता है और घर में तबाही मच जाती है। शकुंतला पहले रेशमा को उल्टा सीधा सुनाती है और उसके बाद रेशमा के माता पिता को फोन पर बुरे से बदतर गालियां देने लगती है। आप लोगों ने ये बात छुपाकर ठीक नहीं किया। आप लोग शैतान हो, शैतान।
आज से रेशमा इस घर की बहू नहीं है। शकुंतला रेशमा को घर से निकाल देती है। रेशमा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में कहती है, मेरी हल्की सी मूछें हैं, इस छोटी सी बात के लिए मैं और इस घर में क्यों नहीं रह सकती? मैं एक इंसान नहीं हूँ क्या? ठीक है, भगवान की कसम, अगर आप लोग इन मूछों की वजह से मुझे इस घर से निकाल देंगे तो आप लोगों के चेहरे पर 10 हाथ लंबी मूछें निकलेंगी। ये बोलकर रेशमा बाहर चली जाती है। शकुंतला रेशमा की बातों को अनसुना कर देती है। रेशमा घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोती है। रात हो जाती है और शकुंतला अपने बेटे निखिल के साथ खाने बैठती है। लेकिन खाना खाते खाते दोनों के चेहरे पर मूछें निकलने लगती हैं। धीरे धीरे मूछें बड़ी होने लगती हैं। वो दोनों डर जाते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? माँ, सच में मूछें निकल रही हैं। अब क्या होगा? आपके चेहरे पर मूछें हैं। दोनों डर के मारे दौड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं। मूछें लंबी होने लगती हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं। दोनों को देखकर रेशमा जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या हो गया? आप लोगों के चेहरे पर तो सच में मूछ निकल आई। तीनों डॉक्टर के पास जाते हैं। ये डॉक्टर निखिल के दोस्त हैं और शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, इसमें चिंता की क्या बात है? आजकल बहुत आधुनिक दवाइयां आ गई हैं। मैं दे देता हूं। कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीनों की जान में जान आती है। दवाइयों के इस्तेमाल करने के बाद तीनों के तीनों ठीक हो जाते हैं। तीनों की मूछें गायब हो जाती हैं। इसके बाद शकुंतला और निखिल रेशमा से माफी मांग लेते हैं। किसी गांव में सुलेखा नाम की एक आलसी औरत रहती थी। किसी भी काम को करना हो तो वो बस आलस में चूर होकर मना कर देती थी। एक दिन, क्या बात है सुलेखा? पिछले 3 दिन से तुम सुबह दोपहर शाम चावल ही बना रही हो। रोटी तुमने एक बार भी नहीं बनाई। कुछ तो बना दिया ना। मेरे बस में हो तो कोई काम ना करो। सारा दिन थक जाती हूँ और रोटी कैसे बनेगी? गेहूं ऐसे ही पड़ा है, उसे कोई साफ करे तो मैं उसे पीस कर आटा बनाऊं। तुम्हारे पास तो फुर्सत है नहीं। सारा दिन मैं खुद ही घर में अकेली लगी रहती हूँ। क्या तुमने अभी तक आटा नहीं पीसा? मुझे ही ये काम करना होगा। अच्छा जाओ, जरा एक गिलास सत्तू ही बनाकर पिला दो। खेत पर बहुत गर्मी थी, मारे गर्मी के पसीने बह रहे हैं। अच्छा, गर्मी सिर्फ तुम्हें ही लगती है, मुझे तो लगती नहीं है। मैं भी अभी रसोई में दाल भात बनाकर आई हूँ। अभी बैठी हूँ, बिल्कुल अभी आकर, समझे? एक पल भी नहीं हुआ है और तुम आते से मेरे ऊपर हुक्म चलाना शुरू हो गए। जाओ, जाकर खुद बना लो सत्तू, और हाँ, एक गिलास मेरे लिए भी बना देना, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। यह कैसी आलसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई है। जब भी कोई काम कहो साफ मना कर देती है। मुझे सब सुनाई दे रहा है जो तुम बोल रहे हो। अब रात का भोजन तुम तैयार करोगे, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी। सारा दिन उठ बैठ इधर उधर, मेरे पांव दर्द हो रहे हैं। और हाँ, थोड़ी धनिया की चटनी भी बना लेना, वो धनिया टोकरी में रखा हुआ है। ये चटनी तो मैंने कल तुम्हें बनाने को बोली थी। खेत से ताजा धनिया तोड़ कर लाया था, तुमने चटनी भी नहीं बनाई। धनिया साफ कौन करके देता? मेरे पास इतना समय नहीं कि धनिया साफ करूं और फिर उसकी चटनी पीसूं। मुझे और भी काम होते हैं, और वैसे भी मैं थक गई हूं। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें धनिया साफ करके दे दूं। मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मैं नहीं हिलूंगी। एक दिन, सुलेखा, मैंने गेहूं पीस दिया है, आटा तैयार कर दिया है। अब तो रोटियां बना देना। रोजाना चावल खा खाकर मेरे पेट में दर्द रहने लगा है। अब ये मत सोचना रोटियां भी मैं ही बना दूं। 2 दिन चावल क्या खा लिए? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैंने भी तो वही खाए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रोजाना खाना तुम ही बनाते हो। मैं अभी कुछ देर सुस्ताने जा रही हूँ, जब थकान दूर होगी बना दूंगी रोटी। चावल जल्दी बन जाते हैं, रोटी बनाने में आलस आता है। सुलेखा की आलसी आदत पता नहीं कब सुधरेगी। एक गिलास पानी पिलाने में भी आलस आता है इसे। मोहन सुलेखा की आलसी आदतों से बहुत परेशान रहता था। सारा दिन चलते चलते मेरे तो पांव दुख जाते हैं। अभी तैयार होकर आ जाएंगे। सुलेखा, चाय बनी नहीं क्या? सुलेखा, मेरी चाय बना दी हो तो ले आओ। मैं चूल्हे से उठकर नहीं आने वाली, यहीं आकर ले लो। अब मैं कोई जादू से अपने हाथ लंबे तो नहीं कर लूंगी जो यहीं बैठे बैठे सारा काम कर लूं। अभी चाय मांग रहे हो, फिर कोई और काम आ जाएगा।
तुम्हें तो लगता है जैसे इधर उधर चलते फिरते मैं थकती ही नहीं हूँ। सुलेखा, एक प्याली चाय देने तुमसे नहीं उठा जाता। तुमने तो हद कर दी है। मोहन काम पर जाने लगता है। बेटा, अम्मा को कोई भिक्षा देगा, बहुत भूख लगी है। रुको अम्मा, मैं अभी अपनी पत्नी को आवाज लगाता हूँ। सुलेखा, बाहर इन अम्मा को जरा कुछ खाने को दे जाओ, मैं खेत पर निकल रहा हूँ। 2 मिनट तसल्ली से नहीं बैठ सकती, फिर उठा दिया। क्या हुआ बेटी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अगर रोटी नहीं है तो मत दो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। रोटी तो ले लो, अब मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ। सारा दिन बार बार उठकर इधर उधर भागा दौड़ी करके काम करने से परेशान हूँ। कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि मैं एक जगह पर बैठकर ही सारे काम एक साथ कर लूं, तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। मेरे इतने लंबे हाथ तो हैं नहीं कि मैं एक साथ सारा काम कर लूं। छोटे छोटे 2 हाथ हैं। आप ही बताओ कितना काम कर लूंगी? अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं तो तुम खुश रहोगी, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा। अगर मेरे हाथ लंबे हो गए तो मैं तो कोई भी काम बैठे बैठे चुटकियों में कर लूंगी। ठीक है, फिर आज से तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएं। देखते ही देखते सुलेखा के दोनों हाथ लंबे हो गए और वो खुशी खुशी घर के भीतर आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं इन हाथों के इस्तेमाल से बैठे बैठे घर के सारे काम कर लूंगी। अरे आप आ गए, ये देखो। ये कैसे हुआ सुलेखा? तुम्हारे हाथ तो कितने लंबे हो गए। ये सब उस बूढ़ी माँ ने किया है। सुलेखा मोहन को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मोहन भी हैरान रह जाता है। अब तो सुलेखा घर के सारे काम अपने लंबे हाथों से बैठे बैठे ही कर लिया करती थी, और अब मोहन भी उसे कुछ नहीं कहता था। गांव के सब लोगों को पता था कि सुलेखा के हाथ लंबे हैं। गांव के सब लोग सुलेखा को लंबे हाथ वाली बहू कहते थे। एक दिन क्या हुआ, ये दाई माँ क्यों आई थी सुलेखा? क्यों आई थी? इसलिए आई थी कि क्या सचमुच जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है? हाँ जी, हम दोनों माँ बापू बनने वाले हैं। अब से तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करना। आप फिक्र क्यों करते हो जी? मेरे ये लंबे हाथ किस दिन काम आएंगे? इनकी सहायता से मैं तो बैठे बैठे सारे काम कर लिया करूंगी। और फिर सुलेखा अपने लंबे हाथों के इस्तेमाल से सारा काम आराम से कर लेती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और 9 माह के पश्चात सुलेखा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सुलेखा, ये देखो, ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। रहने दो जी, इसकी आंखें मेरे ऊपर ही होंगी। लाओ मेरी गोदी में दो इसे, मैं देखकर बताती हूँ। ये लो पकड़ो। ये तो मुझसे बहुत दूर है, मैं इसे अपने कलेजे से कैसे लगाऊंगी जी? ये तो मेरी गोदी में भी नहीं आ पाएगा। अब मैं क्या करूं? इन लंबे हाथों के कारण मैं अपने बच्चे से दूर हूँ। मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। सुनो जी, मुझे अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करना है। सुलेखा फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जाओ सुलेखा, तुमने खुद ही तो ये इच्छा मांगी थी, अब क्या हो सकता है? हे भगवान, मैं अपना फायदा देखने निकली थी, मैंने सही गलत के बारे में नहीं सोचा। अरे तुम तो आज भी दुखी हो। मैंने सोचा इधर से गुजरते हुए तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। लंबे हाथ मिलने की वजह से अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी, पर तुम रो क्यों रही हो? अम्मा जी, मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को मैं अपनी गोद में नहीं खिला सकती, अपने कलेजे से नहीं लगा सकती। मैं इन लंबे हाथों का क्या करूंगी? आप कृपा करके मेरे हाथ पहले जैसे कर दो, ताकि मैं अपने बच्चे को माँ की गोद दे सकूं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, हमें उसी में खुशियां ढूंढनी चाहिए। तुमने बिना सोचे समझे लंबे हाथ मांग लिए और अपना फायदा देखा, पर नुकसान नहीं सोचा। हमें किसी भी बात के फायदे और नुकसान दोनों पहलू सोचने चाहिए। अब रोना बंद करो, देखो तुम्हारे हाथ पहले की भांति हो गए हैं। शुक्रिया अम्मा, अब मैं अपने बच्चे को गोद में खिला सकती हूँ। सुनो जी, मेरे हाथ ठीक हो गए, मेरे बच्चे को मेरी गोद में दो।
सुलेखा के हाथ पहले जैसे हो गए और बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो गई। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि हर बात के दो पहलू होते हैं। यदि फायदा होता है तो नुकसान भी होता ही है। इसीलिए हमें जीवन में सदैव सोच समझकर ही निर्णय लेने चाहिए।